फर्स्ट टाइम जब गेट दिया था तो मेरी रैंक अराउंड 3000 थी। पीएससी के एग्जाम में आपको हम्म। तुक्का भी मारना है। वो तो मतलब आपने पढ़ाई भी करी और एग्जाम में देनी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। आपको अपने अंदर की कमियां निकालनी है और ये देखना है कि कौन सा तरीका मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट में आप टॉप भी कर जाएंगे तो ये से टॉप थोड़ी करने वाले हैं। सो प्रियम भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारा थैंक इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपने इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। इनका जो है गेट 2020 में AIR 134 आया था और ESC में रैंक 21 आई थी। उसके बाद इनका बार्क में भी सिलेक्शन हो गया था। ओके, देन IOCL में भी हो गया है और ESC में सिलेक्शन तो हो गया है, बस अभी ज्वाइनिंग शायद आया नहीं है। सो प्रियम भाई, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट से बताइए। सबसे पहले तो इतना बड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो जैसे कि आपने पूछा कि प्रिपरेशन के बारे में, तो मैंने प्रिपरेशन थर्ड ईयर जो बीटेक थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT हमीरपुर से करी है। तो मैंने थर्ड ईयर के लास्ट में जो समर इंटर्न का टाइम होता है, उस टाइम से मैंने केवल गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो जब मैं गेट की पढ़ाई करने लगा तो फिर गेट का एग्जाम दिया तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, गेट क्लियर कर सकता हूँ मैं। उस टाइम मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आ पाया कि मुझे कोई PSU मिले। तो मैंने कॉलेज के बाद प्राइवेट कंपनी ज्वाइन ना करने की सोची जिसमें प्लेसमेंट हो गया था मेरा। मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन करी। तो जब मैं कोचिंग ज्वाइन करने गया तो वहां पता चला गेट के साथ साथ ESC की भी प्रिपरेशन होती है। मुझे ESC के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था कॉलेज में। तो जब मैं कोचिंग करने गया तो साथ में ESC का भी प्रिपरेशन किया। और उसके बाद फिर मैंने गेट और ESC में दोनों अच्छे रैंक लाए। प्रिपरेशन करने के ओके ओके। बाद डायरेक्ट तो नहीं आया था, उसके बाद मैंने एक साल और ड्रॉप लिया था। एमटेक ज्वाइन किया था रुड़की में। उसके बाद मेरा गेट और ESC दोनों क्लियर हो गया। सबसे पहले जब आपने 2018 में गेट दिया था तो वो टाइम पे आपकी क्या रैंक आई थी? फर्स्ट टाइम जब गेट दिया था तो मेरी रैंक अराउंड 3000 थी। 2800 समथिंग। सो अच्छा, उस टाइम ओके। अंदर से क्योंकि उस टाइम सेल्फ प्रिपरेशन करी थी, किसी से कोई हेल्प नहीं ली थी, खुद से पढ़ाई करी थी। तो वो अंदर से फील आया कि नहीं, जब मैं खुद से इतना कर सकता हूँ तो कोई हेल्प मिल जाए तो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम लग रहे थे कि नहीं, इसको किया जा सकता था अगर मुझे थोड़ा सा नॉलेज होता तो। सो फिर आपने 2019 में फिर से गेट दिया, गेट और ESC दोनों फिर दिया था या सिर्फ गेट दिया था आपने? दोनों दोनों दोनों, गेट और ESC दोनों किया था उस टाइम। उसके बाद गेट में थोड़े से सिली मिस्टेक की वजह से मेरा रैंक 580 अराउंड आ गया था, 589 रैंक आया था। और ESC में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, बट मेंस क्लियर नहीं हो पाया था 2019 में। तो गेट में रैंक तो ठीक था। तो इस वजह से मैंने इंटरव्यू सारे अच्छा, PSU के ओके। दिए, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी PSU में। किसी में एक दो मार्क्स से ऐसे ऐसे रह जाता था। फिर मैंने एमटेक ज्वाइन करी रुड़की में। उसके बाद फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा एमटेक करते हुए। फिर मैंने गेट दिया, फिर गेट में रैंक 134 आया और ESC भी क्लियर हो गया। एमटेक करते करते काफी डिफिकल्ट होता है। हाँ, ये तो बात है। बट क्योंकि मेरी प्रिपरेशन कॉलेज के थर्ड ईयर से ही चल रही थी, तो उतना ज्यादा एमटेक में प्रिपेयर करना नहीं था। बस केवल मेंटली प्रिपेयर करना था, क्योंकि प्रिपरेशन 2 साल से तो कर ही ली थी। 589 रैंक हम्म, आ गया था, एक दो क्वेश्चन की वजह से रैंक थोड़े कम रह गए थे। तो प्रिपरेशन से ज्यादा मेंटली खुद को प्रिपेयर किया, स्ट्रेटेजी बिल्ड किया कि कैसे पेपर में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं और रैंक अच्छा लाया जा सकता है। तो एमटेक के टाइम में मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा गेट और ये, केवल अपने हम्म। वीक पॉइंट पे ही वर्क करना करना पड़ा और इसके बाद रैंक आ गया और पेपर क्लियर हो गया और ओके। साथ में एमटेक भी चल चल रहा है। अच्छा अच्छा, ग्रेट। जैसा कि भाई आपको पता है कि जो ESC का एग्जाम का जो डेट है 2021 का, वो डेट आ गया है। और आई थिंक जो एग्जाम है वो 18 जुलाई को है। अभी से अराउंड 1 मंथ बचा हुआ है। सो ऐसे टाइम पे एक एस्पिरेंट्स को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो सभी पढ़ते हैं, थियरी भी पढ़ते हैं, कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, बट जो अच्छी रैंक लेके आते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है कि वो एक एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं भाई आप इसके बारे में कुछ बताएं कि मतलब रिवीजन किस तरह से करना चाहिए, फिर दिन टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करें, फिर जो ड्यूरेशन होता है स्लीप का वो कितना होना चाहिए, और तो इन सब चीजों पे आप थोड़ा सा मतलब अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं कि मतलब क्या करना चाहिए। ओके, मैं बारी बारी से बात करता हूँ जो कि मैंने फॉलो किया था। तो सबसे पहले ये कि जो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है,
तो जो लास्ट टाइम मैंने जो फर्स्ट टाइम ईएससी दिया था, तो मैंने यही गलती करी थी कि लास्ट के टाइम में भी ऐसा लगता है कि मेरा ये चीज स्किप हो चुका है, ये चीज स्किप हो चुका है, सारा पढ़ाई करते हैं, सारा पढ़ाई करते हैं। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ हम्म, कि लास्ट के टाइम इतना ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, हमने जो पढ़ा है उसी को सॉलिड बनाना है। तो फिर क्या करना चाहिए, एक तो ईएससी का पेपर, जो जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, वो इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, लेंदी भी होता है और कैलकुलेटिव भी होता है। तो डिफिकल्टी लेवल पे ना जाके हमें लेंदी और कैलकुलेटिव को भी एक नजर में रखना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टाइम फिक्स कर लीजिए कि 3 घंटे हमें बैठ के पेपर देना है, पेपर लिखना है, और खुद बिना कैलकुलेटर, बिना मोबाइल से आप सॉल्व करिए और देखिए कितना जल्दी आप कर सकते हैं। 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे लीजिए और 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करिए, फिर चेक हम्म, करिए कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। मैं सारे सब्जेक्ट जो रिवाइज करता था वो ऐसे ही रिवाइज करता था प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे हीट ट्रांसफर रिवाइज करना है, तो मैंने हीट ट्रांसफर के प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है वो उठाया, और उसमें कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन, उस हिसाब से टाइम सेट कर लिया कि मुझे 1 घंटे में इतने सारे कर लेने हैं, उसको सॉल्व किया। उससे क्या होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और स्पीड भी बिल्डअप होता है कि कितनी तेजी से करना है, कितना स्लो करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है। अब जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो पाई स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 9 पॉइंट समथिंग, अब खुद से करेंगे तो पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 लेंगे। तो ये सब जो आप टाइम बिल्कुल सेविंग बिल्कुल। है, ये सब इसी टाइम पे हमें सीखना है, ये लास्ट के टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। तो अगर एक दो सब्जेक्ट, एक जो टॉपिक छूट गया है तो आप छोड़ दीजिए, पहले जो हुआ है उसको पूरा अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मैंने अच्छा मैंने ओके। लास्ट के टाइम में केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व किए। वो क्वेश्चन केवल ऐसे नहीं सॉल्व किए, टाइम के साथ सॉल्व किए कि मेरा कितना टाइम लग रहा है और कैसे करना है। ओके। और रही बात नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए, ईएससी में जो नॉन टेक सब्जेक्ट होते हैं उनका भी बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो मैंने क्या हम्म। किया, मैंने जो लास्ट ईयर पेपर दिया था, तो उससे मैंने ये नोटिस किया कि मुझसे जो होता है करंट अफेयर और आईसीटी जैसे पेपर नहीं सॉल्व हो पाते हैं। हाँ, मैंने भी बहुत ज्यादा टाइम दिया था, टाइम देने के बाद भी पेपर में सॉल्व नहीं होता, तो मुझे लगा क्यों इतना टाइम वेस्ट करना जब पेपर में सॉल्व नहीं हो पा रहा है और मैं इतना पढ़ भी रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि बिल्कुल। जिस पेपर में मैं कर सकता हूँ उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ईएससी में मोर देन 50% अगर आप जीएस में गेन कर रहे हैं तो बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। तो जैसे मैकेनिकल के लिए बात करें तो मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट हुआ, एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट हुए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हुए। तो ये सब जो सब्जेक्ट है बहुत हम इसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो करंट अफेयर पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें, आप इन सब्जेक्ट पे करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं। मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये तो आप कर ही लेंगे। तो इन्वायरमेंट के हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, इन ये जो पेपर सब्जेक्ट है, इनमें इनमें आप गलतियां ना करें, थोड़े से इथिक्स भी पढ़ लिए तो आपका आपका नंबर एक एवरेज से ऊपर हो जाएगा। और आपने बोला कि स्लिप टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेंटली जब तक फ्री नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, और मेंटली फ्री और स्टेबल रहने के लिए सोना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप 5 घंटे या 4 घंटे सो रहे हो तो आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है। भरपूर नींद लो, जब तक माइंड पूरी तरह से रेस्ट नहीं लेगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, कभी कुछ मिस्टेक हो जाएगा। तो आप मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप 8 से 10 घंटे भी सो सकते हो, लेकिन पढ़ाई 5 घंटे ही करो, लेकिन मन से करो, एकदम मन से करो। और पूरा सो, अच्छे से सो, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पानी पियो, और मेंटल फ्री करो, और दोस्तों से बातचीत करो, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करते रहो बीच बीच में, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इस टाइम बहुत बिल्ड होता है, स्टूडेंट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेशर को हमें यूज करना है, प्रेशर नहीं लेके पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आप प्रेशर लेके पेपर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही बात की भाई आपने, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही होता है, मतलब वो सोचते हैं कि यार हम्म। चलो अब एक महीना बचा है और पढ़ो, कम रेस्ट हाँ। करेंगे, खाने पीने पे ध्यान हाँ। नहीं देंगे, सिर्फ हम्म। पढ़ते रहेंगे। तो मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस हैं, तो उसकी वजह से जो हम्म। एग्जाम में उन्हें जो आउटपुट देना है वो उतना अच्छे हम्म। से दे नहीं वो पाते। नहीं 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 हो पाता, सही बोला। ऐसे सारे लोगों को नहीं, ऐसे बहुत बहुत केसेस आपने सुने होंगे कि पेपर यस देने यस। के बाद आके कोई बोलता है कि यार आता हुआ नहीं हुआ, इसमें ये गलती हो गई, इसमें ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 5-6 क्वेश्चन तो मुझे आते थे, देखा ही नहीं। तो ये सब पेपर देने के बाद हमारे जो अंदर रहता है ना, एक रहता है कि रह जाता है कि ये भी कर लेना चाहिए था। ये सब इन्हीं सब की वजह से होता है, आपने अच्छे से उस स्ट्रेटेजी नहीं बनाई पेपर सॉल्व करने के लिए, आपका माइंड फ्री नहीं था वहां पे, अब बहुत घबराए हुए हो, इस वजह से ये सब नहीं हो पाया।
और इन्हीं सब वजह से जो 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 थोड़े नीचे के लोग होते हैं, जिनका जस्ट होने वाला होता है सिलेक्शन और रुक जाता है, इसमें बस यही सब रीजन होते हैं। हम्म, पढ़ाई तो सबने की होती, तो यही सब हम्म, रीजन है जिसको हम, जिससे उसे सिलेक्शन, मतलब जो हमारा प्रिपरेशन है इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही बात है यार, बिल्कुल सही बात की आपने। और अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि कई एस्पिरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, जो मॉक टेस्ट होते हैं, तो कितने नंबर अटेम्प्ट करने चाहिए। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो थोड़ा, दिन में एक पेपर तो दें, दिन में मिनिमम एक पेपर दें। और पेपर देने का मतलब ये नहीं कि पेपर दे दिया आपका मॉक टेस्ट खत्म, ना ना ना। पेपर देने के बाद आप उसको पूरा एनालिसिस करिए कि आपकी गलती कहाँ हुई, किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो क्यों हुआ, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक जेन्युइन था या नहीं था, क्या उसको टाइम में सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो क्या, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी डिफिकल्ट आ जाएगा तो इसमें टाइम वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो पेपर देने का अगर 3 घंटे का एग्जाम दिया तो आप उसमें 2 घंटे खुद बैठ के सोचिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आपने क्वेश्चन सही किए तो वो भी देखिए कि सही किए तो क्या, मतलब उस, कभी कभी पेपर में क्या होता है, तुक्का लग जाता है। तो आप ईएससी के एग्जाम में आपको तुक्का भी मारना है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप सब सही करेंगे, तुक्का भी मारेंगे आप ईएससी के पेपर में। तो आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पे भी अगर एक दो ऑप्शन में डाउट आ रहा है नॉन टेक में, तो आप वहां पे भी तुक्का मारिए, फिर देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मतलब पेपर देने का मतलब ये नहीं है कि नंबर आप पेपर टेस्ट इंक्रीज कर रहे हैं कि दिन में मैंने 3 दे दिए, कल तो ओके। मैंने एक ही दिया था। आप एक ही दीजिए बट इफेक्टिव दीजिए। मीन्स ये सबसे ज्यादा हम्म। इम्पोर्टेंट है कि पेपर को एनालाइज करना, मतलब पेपर दो ठीक है बट उसका एनालिसिस अच्छे से हाँ करो। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस। क्या आप ये बता सकते हैं क्या, मतलब कि आप किस तरह से पेपर का एनालिसिस करते थे टेस्ट देने के बाद। हाँ, टेस्ट देने के बाद मैं देखता था, पहले तो पहले चेक करता था कौन से सही है कौन से गलत है। हम्म। फिर जो क्वेश्चन गलत होते थे उन पे मैं फोकस करता था। फिर देखता था, कुछ क्वेश्चन तो होते थे जो ऑब्वियसली नहीं आता था, तो लास्ट के टाइम पे मैं जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगते थे इनके लिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उसको तो मैं छोड़ देता था। कुछ क्वेश्चन होते थे जो लगता था नहीं ये हो सकता था, थोड़ा सा फॉर्मूला भूल गया था, तो उस क्वेश्चन को तो मैं याद कर लेता था, फॉर्मूला देखता था कॉपी से फिर सॉल्व कर लेता था। और कुछ क्वेश्चन होते इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होते थे, उस कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए फिर मैं टाइम देता था उस क्वेश्चन पे कि क्या क्या मैंने गलती कर दी और गलती क्यों करी। अगर ये गलती करी है तो आगे से वो गलती फिर नहीं कर, फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे जो भी गलतियां थी कम होने लगी, और जो फॉर्मूला भी और भूल रहा था वो भी याद हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला में से। और रिवीजन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब रिवीजन जो है अभी लास्ट मंथ में कितने नंबर्स करने चाहिए। मैंने तो रिवीजन ऐसे ही किया था, टेस्ट दे दे के रिवीजन, आपको जैसा ठीक अच्छा। लगता है। तो कुछ लोगों को कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं कि एग्जाम देने से पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं फिर पेपर देते हैं। तो आपको जैसा जैसा भी कंफर्टेबल है आप वैसा करिए। बट मैं ये कहूंगा कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उस पर फोकस, आप जैसे भी रिवीजन कर रहे हैं आप करिए, लेकिन दिन में एक मॉक टेस्ट तो आप दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसकी एनालिसिस करिए। आपको खुद पता लगेगा कि आपको क्या नीड है। अब ऐसा है कि आपका थर्मो स्ट्रांग है तो उसको बार बार रिवीजन करने का क्या मतलब है जब आप उसके सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अगर आप हीट ट्रांसफर देखें, आप बिल्कुल उसमें लग बिल्कुल। रहा है बहुत सारे फॉर्मूला मिसिंग है, आप पेपर देंगे तो खुद याद आएगा कि ये नहीं समझ में आ रहा, कुछ भूल रहा है, कुछ मिस, ऑब्वियसली उसके बाद बुक देख लेंगे, कॉपी देखेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप शुरू से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मो, हीट ट्रांसफर, फिर उसके बाद पेपर देना, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको आता होगा, आप फिर से उसको पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें टाइम सेव कर सकते हैं अगर आप ऐसे करें। और टेस्ट सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब एस्पिरेंट एक कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करता है तो हम्म। वहां पे अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने स्कोर को करेक्ट बढ़ाने के करेक्ट। लिए वो पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि पेपर दे के आए, फिर पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन आते थे वो तो सॉल्व भी नहीं कर पाया, देख ही नहीं पाया, ऐसा हो जाता है। तो वो तो मतलब आपने पढ़ाई भी करी और एग्जाम में दे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो ये तो हम्म, गलती हो गई आपसे। तो ये सब हम्म, गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि सबकी तो वैसे स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, बट हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पेपर देते हैं तो उसमें हम ज्यादातर अपना नॉलेज चेक नहीं करते हैं, हम नंबर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सबका एम यही होता है। प्रिपरेशन के टाइम में नॉलेज गेन करते हैं, बट पेपर के टाइम में हमें नंबर को मैक्सिमाइज करना होता है। और ये बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, एक तरह का ये आर्ट है नंबर मैक्सिमाइज करना, क्योंकि पेपर जो देने जाते हैं स्टूडेंट, लगभग सबको सेम नॉलेज होता है, बट उसी में किसी का नंबर ज्यादा आता है किसी का कम आता है। तो इसको हमें हमें नंबर ज्यादा लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि
हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जो घर पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट का दे रहे हैं, जो टेस्ट पेपर लिख रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसको सेम पैटर्न की तरह ना दें। लाइक हम क्या होता है कि हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्मल सब्जेक्ट कर लेंगे, या जैसे भी पहले थर्मल कर लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, या पहले एसेसन रीजन करेंगे। कुछ पैटर्न सेट होता है, हम हर बार वैसे ही करते हैं। तो आप जब घर पे दे रहे हैं तो सेम पैटर्न में क्यों देना, आप अलग अलग से दीजिए कि पहले ये करते हैं, पहले थर्मो की जगह पहले ये कर लेते हैं, पहले लाइन वाइज करते हैं, या पहले जो क्वेश्चन आते हैं पहले उसको कर लेते हैं एक बार में पूरा पेपर, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड करते हैं, फिर थर्ड राउंड करते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी घर पे फॉलो करिए, क्योंकि फिर आपको खुद रियलाइज होगा कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। अब वही अगर जो बेस्ट होगा, अब उसी तरह पेपर में फॉलो करिए। आप एक ही सेट पैटर्न पे ना मूव करें घर पे। आप देंगे पेपर तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा पेपर को स्कैन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन पहली बार में कर देते हैं, जो उनको बहुत कंफर्टेबली इजी होता है। फिर सेकेंड राउंड में से भी 30 करते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि पहले मुझे थर्मो करना है, उससे उनका प्रेशर अच्छा, मतलब एग्जाम में स्टार्टअप ले लेते हैं कि 10 क्वेश्चन हो गए, अब अच्छे से और होगा। तो आपके लिए जो बेस्ट है वो फॉलो करिए। और आप ये कहां से पता करेंगे, खुद मॉक टेस्ट देके। तो मॉक टेस्ट में आप ये मत देखिए कि आपको नंबर ज्यादा लाना है, आपको सब कुछ करना है मॉक टेस्ट, क्या नहीं आता है, कैसे फॉलो करना है, क्या क्या मेरे लिए बेस्ट है, ये सब पूरे मॉक टेस्ट में। और जब कोई स्टूडेंट कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, सो वो कैसे ये जज कर सकता है कि जो उसका स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर है, मतलब कितना हाँ एवरेज मार्क्स होना चाहिए? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन माइंड में हमेशा आता है कि पेपर देने के बाद ये नहीं समझता कि मैंने पेपर अच्छा किया या खराब किया। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप कंपेयर मत करिए कि आप किसी से भी कि आपका नंबर कितना आ रहा है। आपका 10 नंबर भी आ रहा है तो भी बेस्ट है, 100 नंबर आ रहा है तो भी बेस्ट है। बेस्ट इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि आपको पेपर इसलिए नहीं देना है कि आपको मार्क्स देखने हैं, आपको गलतियां पता करनी है कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। आपको आपका कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो आप पेपर दे रहे हैं वो तो यूपीएससी का पेपर है ही नहीं ना, वो तो यूपीएससी का पेपर नहीं है। तो आपको अपने अंदर की कमियां निकालनी है और ये देखना है कौन सा तरीका मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आप कभी कभी आपके नंबर फुल आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ गए, हो सकता है पेपर इजी रहा हो, कभी कभी नंबर कम आ गए तो पेपर डिफिकल्ट रहा हो, बट आप दोनों पेपर से सीख सकते हैं। इजी पेपर था तो भी नंबर आपके थोड़े कम क्यों रहेगा, डिफिकल्ट है तो आप अपना देखिए कि मेरा नंबर कम रहा तो क्यों रहा, उसका क्या रीजन है, क्या जेन्युइन रीजन है कम रहने का। तो अगर जस्टिफाइड है तो आपने पेपर अच्छा किया, अगर जस्टिफाइड नहीं है तो आपने पेपर अच्छा नहीं किया। अब इसमें हम घबराए लोग नहीं, कभी कभी पेपर में नंबर, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, मेरे में नंबर कम आते थे तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि कम आ गए, क्योंकि मेन एग्जाम तो वो है। मॉक टेस्ट में आप टॉप भी कर जाएंगे तो यूएससी टॉप थोड़ी करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट में आप सही एवरेज बात मार्क्स है। भी लाते हैं तो आप यूएससी में टॉप कर सकते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट अपने लिए आप मॉक टेस्ट दी। सो मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ मैसेज दें, जो मतलब जो भी ये एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं उन्हें आप कुछ एक फाइनल मैसेज दें अपनी तरफ से। ओके, सबसे पहले तो आपके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और आप मेंटल स्ट्रेस ना लेना। सबसे ज्यादा हमें यही प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, या बाकी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है एग्जाम के टाइम में। तो आप बिल्कुल ना लें, आप जितना कम स्ट्रेस लेंगे आप पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सोएं, और पढ़ाई तो करेंगे ही आप लोग, और साथ ही साथ आपका जो भी हॉबीज है वो भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करें, आधे एक घंटे पर डे, सब अच्छा होगा। ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। सो जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि वैसे तो लगभग हमने सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, और जो भी कुछ था उन चीजों को हमने डिटेल में जान लिया, और प्रियम भाई ने भी सारी चीजों को वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, वो अपने डाउट को वहां से भी पूछ सकते हैं। मैं एक और चीज सोच रहा था कि क्यों ना प्रियम भाई को लाइव अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाए, ताकि 1 to 1 आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप प्रियम भाई से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये दिखाना होगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड। सो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसी से मुझे पता चलेगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली
हम जो है प्रियम भाई को लाइव अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। तो प्रियम भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल थैंक यू। एक्सपीरियंस, एंड आई होप आपने जो भी चीजें बताई है, जो भी स्ट्रेटेजी को आपने बताया है, अगर एक एस्पिरेंट उसे सही तरीके से फॉलो करे तो डेफिनेटली ही कैन इजिली क्रैक दिस एग्जाम। और जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें एक और चीज बोलना चाहूंगा कि प्रियम भाई जो है वो हमारे मैकेनिकल पेंटोमेट टीम के एक फैकल्टी हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर। ये दो सब्जेक्ट जो है वो प्रियम भाई पढ़ाएंगे आपको। विद इन फ्यू डेज जो है वो लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, और आपको जिस चीज की भी हेल्प हो चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप डेफिनेटली जो है इधर कमेंट में मैसेज करें, या जो पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रियम भाई, अब आपसे विदाई लेने का समय हो गया है। अब इस वीडियो को अब हम यहीं फिनिश करेंगे। बाय, टेक केयर। ओ, थैंक यू वेरी मच इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए।